नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन है दृष्टि के YouTube प्लेटफॉर्म पर। हमारे इस न्यू सेगमेंट में जो हमने शुरू करा है कि 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स ऑफ 2026। तो यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी हमारे साथ जुड़िए। आज हम ज्योग्राफी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपके सामने लेके आएंगे पृथ्वी की गतियां, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। साथ ही साथ हम इन दोनों टॉपिक से जुड़े हुए PYQ भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पृथ्वी की गतियां, परिक्रमण और परिभ्रमण। आइए समझते हैं दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से प्रभावित होते हैं। अगर हम पृथ्वी की परिक्रमण की बात करें, तो पृथ्वी के परिक्रमण से तात्पर्य है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। परिक्रमण से तात्पर्य है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है। वहीं परिभ्रमण से तात्पर्य है पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना, और यह दिशा होती है पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण या घूर्णन कहा जाता है। वहीं परिक्रमण की बात करें तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण से होते हैं मौसम में परिवर्तन। वहीं घूर्णन या परिभ्रमण से दिन व रात की स्थिति बनती। दिन और रात की स्थिति का मुख्य कारण है पृथ्वी की परिभ्रमण या घूर्णन गति। परिक्रमण से पृथ्वी पर जो मौसमी बदलाव होते हैं, जलवायु जो परिवर्तन होती है, उससे संबंधित है परिक्रमण की गति। आइए देखते हैं किस तरह से ये पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की गतियों में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि पृथ्वी जब अपनी परिक्रमण गति करती है तो उस स्थिति में क्या चेंजेस या परिवर्तन आते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। इस कारण पृथ्वी का संपूर्ण भाग कभी भी सूर्य के सामने नहीं आ पाता। देखते हैं क्या स्थिति बनती है। देखिए, यह है उत्तरी गोलार्ध की स्थिति। पृथ्वी जो है सूर्य की ओर झुकी होने के कारण जो है आप देखते हैं कि और दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति। अब शरद ऋतु, बसंत ऋतु, और बात करते हैं उत्तरी अयनांत की और दक्षिणी अयनांत की, क्या स्थिति बनती है और विषुव क्या होता है। जब पृथ्वी का उत्तरी भाग, उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है तो इस स्थिति पर सूर्य की किरणें सूर्य की इस स्थिति का अब बात करते हैं। सूर्य की किरणें अभी देखिए उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु चल रही है तो सूर्य की किरणें अभी लंबवत है मकर रेखा के ऊपर। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा के ऊपर लंबवत होती है तो आपको याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे लंबी रात उत्तरी गोलार्ध में, और क्योंकि मकर रेखा पे लंबवत है तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होगी उत्तरी गोलार्ध में और सबसे लंबा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में। और यह स्थिति बनेगी 22 दिसंबर। यह स्थिति कब बनेगी? 22 दिसंबर को। इसे कहते हैं दक्षिणी अयनांत। ऐसे ही जब सूर्य की किरणें
उत्तरी गोलार्ध की ओर लंबवत होगी, उत्तरी गोलार्ध पर, तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात चल रही होगी, तो इसी दिन कहा जाता है उत्तरी ऐनात। ओके, अब पृथ्वी के परिक्रमण के कारण एक स्थिति ऐसी बनती है जब दिन और रात बरोबर होते हैं, मतलब सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है तो दिन और रात की स्थिति बरोबर होती है, मतलब दोनों ही गोलार्ध में दिन और रात जो है वो समान होंगे, और ऐसी स्थिति को कहते हैं विषुव। तो विषुव होता है 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को एक बसंत ऋतु और एक शरद ऋतु में विषुव की स्थिति बनेगी, जिससे यूनिनॉक्स कहा जाता है। याद रखिएगा कि ऐसी स्थिति में दिन और रात बरोबर होते हैं, दोनों ही गोलार्ध में यह स्थिति बनेगी। जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो 21 जून को होता है सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबी रात। उसके विपरीत जब हम शरद ऋतु की, शीत ऋतु की बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर लंबवत पड़ती है सूर्य की किरणें, इसी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में होता है सबसे लंबा दिन। और चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है तो 22 दिसंबर को हमारे वहां सबसे लंबी रात होती है। इस पे प्रश्न भी पूछे गए, उत्तर आपको कमेंट में हमें बताना रहेगा। इस तरह की स्थिति बनती है, मतलब देखिए ये धूप छांव वाली जो स्थिति आपको आ रही है, ये पूरी तरह से यहां पर हमने समझाया है कि यहां पर दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सामने की ओर है जहां पर स्थिति बन रही है, फिर ये विषुव की स्थिति, फिर उत्तरी गोलार्ध, फिर वापस से विषुव की स्थिति। तो ये हमारी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण स्थिति को जो है बनते। अब एक स्थिति आती है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है तो उपसौर और अपसौर की स्थिति बनती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब पृथ्वी जो है अंडाकार आकार में सूर्य का चक्कर लगा रही है, इलिप्टिकल शेप कहा जाता है। और इसी स्थिति में एक स्थिति ऐसी बनती है उपसौर। देखिए उप मतलब पास, याद रखने के लिए उप मतलब पास, जैसे अध्यक्ष के पास उपाध्यक्ष, वैसे उप मतलब पास होता है। तो उपसौर मतलब जब भी उपसौर का आप शब्द सुने तो उपसौर मतलब पृथ्वी व सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी आ जाएगी। यह स्थिति बनती है 3 जनवरी को। यह स्थिति क्या बनती है? 3 जनवरी। और न्यूनतम दूरी क्या होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। वहीं उपसौर की बात करें, अब उपसौर के बाद अपसौर की बात करें तो यह वो हो जाएगा कि पृथ्वी व सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी, और इस अधिकतम दूरी की स्थिति बनती है 4 जुलाई को 15.2 करोड़ किलोमीटर की स्थिति बनती है। तो याद रखेंगे जब पृथ्वी सूर्य के पास होगी, उप मतलब पास, तो उपसौर जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती, उप से याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और यहां अपसौर की जब बात करते हैं तो 15.2 किलोमीटर दोनों के मध्य अधिकतम दूरी होती है, और यह स्थिति बनती है 4 जुलाई को। ठीक है, अब आप एक स्थिति और देख लीजिएगा, वो भी पूछा जाता है। अगर सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाए तो
इस स्थिति को क्या कहते हैं? यह पूछा गया है कि जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक ही, इसे युति व्युति बिंदु क्या कहा जाता है? इसे युति व्युति बिंदु या स्थिति कहते हैं, युति व्युति बिंदु। अब क्या होता है इसमें देख लीजिए, जब हम सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए तो इसे कहते हैं युति। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाए? चंद्रमा, तो इसे कहते हैं युति। वैसे ही जब सूर्य और चंद्र के मध्य पृथ्वी आ जाए तो इसे कहते हैं व्युति। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जब पृथ्वी मध्य आ जाती है तो उसे कहते हैं व्युति वाली स्थिति, और जब चंद्रमा मध्य आ जाता है तो उसे कहते हैं युति वाली स्थिति। अब इसी स्थिति के कारण हमें ग्रहण मिलते हैं। अब बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। क्या बात कर रहे हैं? सूर्य ग्रहण की। संबंधित प्रश्न इससे जुड़े हुए। सूर्य ग्रहण में आपको याद रखना है कि सूर्य ग्रहण, सबसे पहली बात, पूरे एक आधे भाग पर नहीं लगता, मतलब पृथ्वी के संपूर्ण आधे भाग पर नहीं लगता। देखिए सूर्य है, इस तरफ आपको जो है दिन दिख रहा है, यह है दिन यहां, और इधर चल रही है रात। अब ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्र आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? चंद्र आ जाए, मतलब युति वाली स्थिति। यह कब होता है? जब युति वाली स्थिति होती है। आपको याद रखना है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन आ गए? चंद्र आ गए। अब ऐसी स्थिति में चंद्रमा मध्य जब आ जाता है तो चंद्रमा की छाया कहां पड़ती है? पृथ्वी की। तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर चंद्रमा की छाया पड़ती है उस हिस्से पर सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते, इसलिए कहा जाता है सूर्य ग्रहण। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, चंद्रमा की छाया, चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है उस हिस्से में, तो संपूर्ण आधे भाग पर सूर्य ग्रहण नहीं होता। एक निश्चित स्थान पर जहां पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पड़ती है, और इस दिन जब आपने देखा सूर्य के सामने काली छाया आती है, तो ऐसी स्थिति के दिन आपको क्या मिलेगी? अमावस्या। तो अमावस्या के दिन आपको क्या मिलता है? सूर्य ग्रहण होता है, और स्थिति क्या होती है? युति वाली। आपको याद रखना है। तो सूर्य के सामने जो काली छाया जा रही है मतलब अमावस्या। प्रत्येक अमावस्या पर सूर्य ग्रहण नहीं होता, क्योंकि सूर्य ग्रहण के लिए एक स्थिति बनती है, मतलब पृथ्वी और चंद्र के झुकाव के कारण यह प्रत्येक अमावस्या पर सूर्य ग्रहण हमें नहीं मिलता। मगर हां, जब भी सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या वाली स्थिति होगी और युति वाली स्थिति बनेगी। अब देखते हैं चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ गई। अब व्युति वाली यह स्थिति क्या बनी? व्युति वाली देखिए, पृथ्वी की छाया कहां जा रही है? चंद्रमा पर। अब देखिए ये वाले हिस्से में चल रही है रात और इधर चल रहा है दिन। अब आप देखिए, जब हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो संपूर्ण आधे भाग पर यह दिखाई देता है, मतलब जिस ओर रात है उस ओर यह दिखाई देगा। पृथ्वी की छाया पर तो ये देखिए पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण। तो अब यहां से चंद्र ग्रहण शुरू होता है और यहां खत्म होगा। संपूर्ण आधे भाग पर दिखाई देगा, आपको याद रखना है। और ऐसी स्थिति जो है हमेशा जब भी आप चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, तो चंद्र ग्रहण किस दिन लगेगा? पूर्णिमा के दिन। किस दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन। इस दिन इसे पूरा दिखाई देना था। अमावस्या के दिन अगर लगेगा तो कैसे पता चलेगा? ऐसे याद रखेंगे, पूर्णिमा के दिन क्या होती है? इस दिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, संपूर्ण हाथ पर यह स्थिति बनती है। यह स्थिति व्युति वाली होती है। तो जब जब चंद्र ग्रहण होगा वह उस दिन पूर्णिमा होगी, मगर प्रत्येक पूर्णिमा पर यह स्थिति नहीं बनती, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के झुकाव के कारण यह जो है संभव नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न आपको कमेंट में हमें करके बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट कर लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। देखिए पूछा गया था, PYQ है कि सबसे लंबा दिन। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि A होगा, B होगा, C होगा, इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जून महीने का पहला पखवाड़ा,
जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई महीने का पहला या जुलाई महीने का दूसरा। फिर ऐसे ही संबंधित है, जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप में व्योमस्थ चमकता है या मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप में व्योमस्थ चमकता है। जल्दी से आपको कमेंट करके मुझे बताना है। यह दूसरा प्रश्न हो गया जो पूछा गया था। तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए, केवल 1, केवल 2, 3 और 4 या 2 और 4। ये देखिए 2024 में इसे पूछा गया था। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हैं। अब जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, मतलब पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होकर, ठीक है, ठोस अवस्था में जो है परिवर्तित हो रही थी, तो जितने भी लाइटर एलिमेंट होते हैं वो सब ऊपर की ओर आ रहे थे, और जितने भी हेवी एलिमेंट थे, मतलब भारी पदार्थ थे, वो सब आंतरिक भाग की ओर गए। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी को हम 3 अलग अलग जो है स्तर पर देखते हैं। जो सबसे बाहरी स्तर होता है, जो सबसे, इसे कहा जाता है भूप्रपट्टी या क्रस्ट, और सबसे पतला होता है जिसकी जो गहराई होती है 0 से 5 किलोमीटर और 0 से 70 किलोमीटर के मध्य। 0 से 5 किलोमीटर मतलब इसकी जो गहराई है या ये इसकी मोटाई जो है वो बहुत ही अत्यंत कम होती है समुद्र पर, समुद्र तल के वहां, और बहुत ज्यादा होती है महाद्वीपों पर। तो ये आप याद रखेंगे, इसे भूप्रपट्टी कहते हैं। भूप्रपट्टी भी 2 भागों में विभाजित हो जाती है, ये ऊपरी और निचली भूप्रपट्टी के रूप में। मतलब जो ऊपरी भूप्रपट्टी होती है, ऊपरी की बात करें तो इसकी गहराई 0 से 30 किलोमीटर होती है, और जो आंतरिक भूप्रपट्टी होती है इसकी गहराई 30 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के मध्य होती है। याद रखेंगे, भूप्रपट्टी को भी हमने 2 भागों में बांटा है। भूप्रपट्टी के जो निचला भाग होता है वो जुड़ा होता है मेंटल के ऊपरी भाग से। मैं फिर से बोल रहा हूं, भूप्रपट्टी के निचले भाग का किससे जुड़ा होता है? मेंटल के ऊपरी भाग से जुड़ा होता है, और मेंटल का ऊपरी भाग भी 2 भागों में बटा होता है। और मेंटल की जो गहराई होती है वो 70 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। वहीं हम अगर कोर की बात करें, जिसे हम क्रोड कहते हैं, तो क्रोड जो है इसकी गहराई होती है 2900 किलोमीटर से लेकर, ठीक है, 6370 किलोमीटर के लगभग। ये आंतरिक भाग है। अब आपको याद रखना है कि जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की गणना कर रहे हैं तो भूप्रपट्टी को हमने 2 भागों में बांटा। निचला वाला जो भाग है वो मेंटल के ऊपरी भाग से कनेक्टेड है, और दोनों ही मिलकर लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। वहीं भूप्रपट्टी में जो ऊपर वाली स्थिति होती है, जहां पर महाद्वीप और महासागर दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों की मध्य आपको कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। यह भी याद रखेंगे। मेंटल भाग जो 2 भागों में विभाजित था, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, मतलब ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल की बात करेंगे तो ऊपरी मेंटल में भी 2 भाग आपको देखने को मिलते हैं। ऊपरी मेंटल का सबसे ऊपरी भाग जो है क्रस्ट के, या आपके बात करें भूप्रपट्टी के निचले भाग से कनेक्ट होकर जुड़कर स्थल मंडल का निर्माण करता है। ऊपरी भाग में ही अगर आप देखेंगे तो यहां हमें एक ऐसा भाग मिलता है जिसे जो है सेमी लिक्विड कहा जाता है, जिसमें तरल पदार्थ होता है। आपको ये याद रखना है, एस्थेनोस्फीयर इसे कहा जाता है। और यहीं पर कन्वेंशनल करंट के कारण आप देखेंगे कि हमारे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को इस कन्वेंशनल करंट से ही जो है प्रतिपादित किया गया है। मेंटल के दोनों भाग आपस में
जो है कनेक्ट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, जिसे रेपेटी कहा जाता है। वहीं मेंटल का लोअर भाग क्रोड के अपर भाग से, क्रोड का जो आउटर कोर है ये तरल होता है, ये तरल है, और इसी में आपको गर्म लावा या मैग्मा आपको याद रखना है, यहां पर पाया जाता है। और आंतरिक भाग ये ठोस होता है, ये कैसा होता है, ठोस होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये देखिए, अब यहां पर हमने स्थिति बताई है कि किस तरह से हम पृथ्वी के आंतरिक चीजों को समझते हैं। कोनरॉड, जो ये कोनरॉड जो है ये मतलब महासागर, महासागर व महाद्वीप के मध्य जो घनत्व में परिवर्तन है उसको जो है प्रतिपादित करता है। मोहों की बात करेंगे तो ये क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे शो करता है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में आती है रेपेटी। वहीं निचला मेंटल बाह्य कोर से गुटेनबर्ग से कनेक्टेड होता है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। बाह्य कोर आंतरिक कोर से लहमैन डिसकंटिन्यूटी से कनेक्टेड होता है। अब हम जैसे जैसे भीतर जाते हैं, घनत्व में क्या परिवर्तन आता है, ताप में क्या परिवर्तन आता है, ये समझते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक स्थिति को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आंतरिक भाग का अध्ययन। तो आंतरिक भाग को समझने के लिए हमारे पास दो विकल्प होते हैं। देखिए, एक तो होता है प्रत्यक्ष और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष। ठीक है, दोनों को ही समझते कि क्या स्थिति बनती है आंतरिक भाग को समझने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए प्रत्यक्ष में हम देखेंगे कि यहां प्रत्यक्ष रूप से हम चट्टानों के अध्ययन से समझ सकते हैं, ज्वालामुखी से समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष जो है चट्टानों के अध्ययन से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। ज्वालामुखी के उद्भेदन से हम पृथ्वी की आंतरिक जो है संरचना को समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्वालामुखी, उद्गार और चट्टानें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब हम अप्रत्यक्ष की बात करते हैं तो ये प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों में रूप से देखा जाता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। चलिए, अब अप्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष रूप से तो मतलब हम चट्टानों का अध्ययन करके सीधे रूप में हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। ज्वालामुखी, उद्गार से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। जब हम अप्रत्यक्ष रूप पे चलते हैं तो यहाँ प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों रूप में आपको देखना है। तो प्राकृतिक रूप में उल्कापिंड, भूकंपीय तरंगे और गुरुत्वाकर्षण बल। तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है। ये किस में चले गया बेटा, ये प्राकृतिक में चले गया। उल्का पिंड्स के अध्ययन से भूकंपीय तरंगे, इसे सबसे ज्यादा महत्व देंगे हम, और गुरुत्वाकर्षण बल से हम इसे समझेंगे। फिर ताप, दाब और घनत्व। अप्राकृतिक में क्या चला जाएगा बेटा, तीन आएंगे, ताप, दाब और घनत्व। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राकृतिक में भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन। बहुत अच्छे से समझिएगा। भूकंपीय तरंगों से आंतरिक
भाग का अध्ययन। ठीक है, अब भूकंपीय तरंगों से आंतरिक भाग के अध्ययन की बात कर रहे हैं। अब आपको याद रखें, जब भी हम भूकंपीय तरंगों की बात करते हैं तो तरंगे आपको दो रूपों में मिलती है। मतलब ऐसी तरंगे जो भूगर्भिक होती है, मतलब जो गमन करती है पृथ्वी के भीतर ही, उसे क्या कहा जाता है? भूगर्भिक तरंगे। तो आपको याद ना, कायिक या भूगर्भिक तरंगे, एक आती है कायिक बेटा, और इसमें आपको दो मिलेगी बेटा, पी तरंग और एस तरंग। क्या मिलेगी बेटा इसमें? पी तरंग और एस तरंग, दोनों ही देख लीजिए। कायिक कह सकते हैं, मतलब पृथ्वी की काया पर ही चल रही है, भू के गर्भ में चल रही है, इसलिए भूगर्भिक तरंगे पी और एस। और एक होती है बेटा धरातली तरंगे, जो एल या लव या रेले तरंग के नाम से जानी जाती है। धरातली तरंगे, ठीक है, एल तरंग, ठीक है। अब बात करते हैं पी तरंग और एल तरंग, एस तरंग, तीनों तरंगों की बात करते हैं। कायिक तरंगे वो तरंगे होंगी जो पृथ्वी पर ही गमन कर रही है, मतलब ये गमन करती है। पी तरंग की खास बात होती है कि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। जबकि हम एस तरंग की बात करेंगे तो यह सिर्फ ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती है। तो याद रखेंगे कि भूकंपीय तरंगों, आधुनिक अगर हम बात करें तो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी की संरचना को समझने में सटीक जानकारी हमें प्राप्त हुई है बेटा। ठीक है, अब भूगर्भिक तरंगों का उद्गम केंद्र जैसे देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये सतह है, ये पृथ्वी की सतह, ये उद्गम केंद्र, ठीक है, जहां से तीनों तरंगे जो है उद्गम करती है। यहां इसे उद्गम केंद्र कहते हैं। यह भूकंप का मूल है, और यह भूकंप केंद्र, याद रखेंगे, और यहीं से गमन करती हैं पी और एस, अगर आपको याद रखना है। तो जहां उद्गम होता है यह भूकंपीय मूल कहलाता है, और यही भूकंप जो है ऊर्जा मुक्त होने के दौरान ये तरंगे जो है गति करती। ठीक है, अब याद रखना है, पी जो है इसे प्राथमिक कहा जाता है। ठीक है, सबसे तेज गति करती है, सबसे तेज गति करती है पी, और पहले यही पहुंचती है। अर्थात सिस्मोग्राफ में अगर हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? पी तरंग, क्योंकि इसकी गति सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक गति, सर्वाधिक गति के कारण सबसे पहले यही पहुंचती है। जितना ज्यादा घनत्व होगा, घनत्व जितना ज्यादा उतनी तेज, उतनी तेज, मतलब घनत्व ज्यादा, गति ज्यादा। आपको याद रखना है, सभी माध्यम में गमन करती है, ठोस में भी, द्रव्य में भी, गैस में भी, मगर जितना ज्यादा घनत्व होगा ये उतनी तेज गति करेगी। जहां घनत्व कम होगा इसकी गति में परिवर्तन आएगा, ये याद रखेंगे। प्राथमिक तरंग कहा जाता है, सबसे पहला झटका यही देती है, ये आपको याद रखना है। जब हम एस तरंग की बात करते हैं, हम एस तरंग की बात करते हैं, इसे माध्यमिक तरंग कहा जाता है। आपको याद रखना है, इसकी गति पी से कम होती है, और यह सिर्फ ठोस माध्यम में ही गमन करती है। मतलब यह सिर्फ ठोस माध्यम में गमन करेगी, यह गमन करती है ठोस, द्रव्य और गैस में। अब जहां तरल पदार्थ आता है वहां एस जो है वो विलुप्त हो जाती है, और इसी के अध्ययन से हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से हम पृथ्वी की संरचना को समझ पाते हैं। देखते हैं, एस तरंग, ये बेटा पी तरंग। आपको मालूम है ऊपर वाला भाग, फिर ये मेंटल आ जाएगा बेटा, ये मेंटल वाला भाग है,
ये मेंटल भाग है। अब हम देखेंगे कि मेंटल भाग में हमने बताया था कि द्रव्य भाग होता है, तो इसलिए स्थिति बदल जाती है। जब हम बात करते हैं एस तरंग की तो ये बेटा ऐसे जाएंगी, ये एस तरंग है बेटा। मतलब एस तरंग एक, जब तक ठोस पदार्थ चल रहा है तब तक गमन करते हो, जैसे ही जो है द्रव्य पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में मिलता है ये लुप्त हो जाती है। ये आपको याद रखना है। मतलब एस तरंग जो है 105 डिग्री, मतलब 105 डिग्री के बाद लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो गई। इससे यह हमें बिल्कुल सही अंदाजा लगता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में तरल पाया जाता है। ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं पी तरंग की, तो जो पी तरंग है बेटा यह भी 105 के बाद लुप्त हो जाती है। 105 डिग्री के बाद क्या होती है, ये लुप्त हो जाती है। पृथ्वी के केंद्र से देख रहे हैं और पुनः ये पुनः आपको कहां दिखाई देती है, ये पुनः दिखाई देती है। ठीक है। तो 105 डिग्री से लेकर ये पुनः 145 डिग्री पर आपको दिखाई देगी, मतलब फिर से आ जाती है। तो ये हो जाता है पी तरंग का छाया क्षेत्र, और ये जो है ये एस तरंग का छाया क्षेत्र है। देख लीजिए एक बार पी तरंग का छाया क्षेत्र। देखिए पी तरंग का छाया क्षेत्र 105 के बाद सीधे कहां दिखाई देता है, 145 में। ये जो छाया क्षेत्र है ये बता रहा है कि पृथ्वी का जो घनत्व है वो बदलाव में है। मतलब धीरे धीरे जब हम देखिए सीधी रेखा ये बताती है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो सबसे अत्यंत घनत्व वाला है, और जहां पर यह सीधी नहीं है मतलब वहां घनत्व कम हो रहा है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एक चीज आपको और याद रखनी है कि जब हम घनत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व बढ़ता है। मतलब सबसे ऊपर सबसे कम घनत्व होता है भू प्रॉपर्टी का, सबसे कम घनत्व रहता है। जैसे ही हम नीचे आंतरिक भाग में चले जाएंगे, आंतरिक भाग में सबसे अंदर में जाएंगे जहां क्रोड होता है, यहां पर सबसे ज्यादा होता है। वहीं हम बात करते हैं ताप की, तो तापमान याद रखेंगे कि पृथ्वी पर 32 मीटर, ठीक है, नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ जाता है। वैसे दाब की बात करेंगे, दाब की बात करेंगे तो आंतरिक भाग में जाने पर दाब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो अब देखेंगे घनत्व भी बढ़ रहा है, तापमान भी बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ रहा है। इससे संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ, जिससे हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, उसकी तीव्रता को नापते हैं, एस तरंग से पूर्व मतलब एस तरंग से पहले पी तरंग अभिलिखित की जाती है, अभी आपको बताया था। दूसरा जो है वो ये कह रहा है पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की गति में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंग में जो कण है वो तरंग प्रसार की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं और एस तरंग को अनुप्रस्थ। तो पी मतलब हो गई अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल और पी हो गई ट्रांसवर्स। दोनों में अंतर है। अगर हम पी तरंग की बात करेंगे तो इसमें गति और कंपन एक ही दिशा में होता है। जब एस की बात करेंगे तो ये हो गई आपकी
अनुदैर्घ्य और ये अनुप्रस्थ। ठीक है, तो एस तरंग अनुप्रस्थ होती है और पी होती अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस तरह से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पृथ्वी से जुड़े हुए अन्य जो है तथ्य के बारे में बताएंगे। आशा करता हूं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझे फटाफट कमेंट में करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हुए। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।